अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। पिछले वीडियो में हमने सेल की इंट्रोडक्शन की थी और प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल में डिफरेंस भी की थी। इस वीडियो लेक्चर में हम सेल की यूकैरियोटिक सेल की फर्स्ट स्ट्रक्चर दैट इज़ सेल मेम्ब्रेन, या जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और स्पेशली उसकी जो बायोकेमिकल नेचर है, उसकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर, इस पर जो है ज़्यादा फोकस करेंगे बिकॉज वी आर इन द बायोकेमिस्ट्री। अच्छा, तो सेल मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्यों कहते हैं? पहला क्वेश्चन तो ये है। ये जो प्लाज्मा वर्ड है, दिस इज़ एक्चुअली फ्रॉम प्लाज्म, और प्लाज्म जो है दैट इज़ फ्रॉम प्रोटोप्लाज्म, जो कि पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि प्रोटोप्लाज्म इज़ एक्चुअली द लिविंग कंटेंट ऑफ अ सेल। तो बिकॉज ये जो मेम्ब्रेन है, इट इंक्लूजेस द लिविंग कंटेंट ऑफ अ सेल, देयरफॉर इट इज़ आल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ तीन प्लाएबल इलास्टिक स्ट्रक्चर। अब ये तीन है, यूजुअली ये 7.5 नैनोमीटर से 10 नैनोमीटर तक होती है इसकी थिकनेस। प्लाएबल जो है, ये ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जिसकी शेप जो है इजीली चेंज की जा सके, जिसकी शेप में हम इजीली चेंज ला सकते हैं। और इलास्टिक ऐसा स्ट्रक्चर जो अपनी शेप को फिर से रिगेन करने की सलाहियत रखती हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसकी चेंज शेप जो है ये चेंज होकर फिर से अपनी हालत में आ सकती है। तो ऐसे स्ट्रक्चर को तो फिर हम क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर, यानी इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, इसकी शेप एक जैसे नहीं रहती, चेंज हो सकती है बार बार। दैट एनवेलप्स द सेल। अच्छा, तो यहाँ पर क्वेश्चन है कि व्हाई इज देयर फ्लेक्सिबिलिटी इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? प्लाज्मा या सेल मेम्ब्रेन में फ्लेक्सिबिलिटी क्यों होती है? तो एक्चुअली दैट इज़ बिकॉज के इसकी जो कंपोजिशन है, अभी हम देखेंगे, इसमें लिपिड्स और प्रोटीन्स होते हैं। तो वो जो है वो आपस में कोवेलेंटली बॉन्डेड नहीं होते। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं ना, ये लिपिड्स में फ्रीली फ्लोट करते हैं। तो दैट्स वाई द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज़ फ्लेक्सिबल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इट इज़ देयर फॉर अ डायनेमिक स्ट्रक्चर, जो कि अभी मैंने रीज़न बताई है, फ्लेक्सिबल डायनेमिक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हैं कंपोजिशन। इसकी कंपोजिशन क्या होती है? सबसे पहले जो है मैंने लिखा है यहाँ पर प्रोटीन्स, 55% इसमें प्रोटीन्स होते हैं। फिर आ जाते हैं लिपिड्स, 42% इसमें लिपिड्स, और फिर लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स भी इसमें होती है। अच्छा, सबसे पहले हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो प्रोटीन्स हैं उनकी बात करते हैं, किस टाइप के प्रोटीन्स होते हैं। सबसे पहले जो है इसकी क्लासिफिकेशन में एक तरह के प्रोटीन्स होते हैं जिनको हम कहते हैं इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। अब ये जो इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स है, ये कौन से प्रोटीन्स होते हैं? ये ऐसे प्रोटीन्स हो गए जो कि पार्शली और टोटली इमर्स्ड इन द लिपिड बाइलेयर। ये या तो पार्शली लिपिड बाइलेयर में इमर्स्ड हो गए या फिर टोटली इमर्स्ड हो गए। आगे स्ट्रक्चर में डायग्राम जो है इसमें आप लोग देखोगे, यहाँ पर देखो, ये देखो यहाँ पर ये आदमी जो आपको देख रहे हैं, ये आदमी जो यहाँ पर खड़े, ये दिस आर एक्चुअली दी लिपिड्स, जो कि आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। और ये जो आपको इस तरह से यहाँ पर चैनल की सूरत में, और ये वाली ये ऊपर जो पड़े हैं, ये दिस आर प्रोटीन्स, दिस आर ऑल प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। अब इनमें अगर इनकी बात की जाए, ये प्रोटीन देखो, ये रेड वाली, ये पार्शली इमर्स्ड है, टोटली इसमें नहीं डूबी। और ये जो अगर हम इन दोनों की बात करें तो दे आर टोटली इमर्स्ड इन द लिपिड बाइलेयर। तो ऐसे प्रोटीन्स को फिर हम नाम देंगे इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स का। अच्छा, इनके एग्जाम्पल क्या है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो कि मेम्ब्रेन से एटलीस्ट एक दफ़ा जो है क्रॉस करते हैं मेम्ब्रेन्स को, मल्टीपल टाइम्स भी क्रॉस कर सकते हैं, बट ये इंटीग्रल प्रोटीन्स की एक एग्जाम्पल है। दूसरे हमारे पास आ जाते हैं पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। पेरिफेरल नाम से जाहिर है पेरिफेरी पर होगे, सरफेस पर होगे। तो दिस आर एक्चुअली अटैच्ड टू द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। ये देखो यहाँ पर जो मैंने ड्रॉ किए हैं, ये दिस आर एक्चुअली पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स।
अच्छा, दूसरी चीज़ क्या थी? लिपिड्स। लिपिड्स देखते हैं कि कौन से लिपिड्स होते हैं। लिपिड्स में सबसे पहले जो सबसे मेजर लिपिड्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, वो है फास्फोलिपिड्स। 25% ऑफ द टोटल बनाते हैं ये लिपिड्स। और उसके बाद कोलेस्ट्रॉल भी होते हैं 13%, और अदर लिपिड्स भी होते हैं, बट दे आर माइनर, 4% होते हैं। इनमें से जो है हमारे जो काम की चीज़ है वो है फास्फोलिपिड्स। इसके बारे में हम डिटेल्स के साथ बात करेंगे कि किस तरह ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन का हिस्सा बनते हैं और इनकी कंपोजिशन क्या है। अच्छा, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स है। कार्बोहाइड्रेट्स कौन से हैं और ये क्या रोल अदा करते हैं? दे आर यूजुअली जो है पॉलीसेकेराइड्स, जिनको हम ग्लाइकेंस भी कहते हैं। ये या तो प्रोटीन्स के साथ अटैच होंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है, यह बात याद रखो, पेरिफेरल के साथ नहीं होगी। ये जो इंटीग्रल प्रोटीन्स है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के, या तो इनके साथ अटैच होंगे, तो ग्लाइकेंस प्लस प्रोटीन्स, इनसे एक स्ट्रक्चर बनेगी जिनको कंबाइनली नाम देंगे ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइको फ्रॉम ग्लाइकेन एंड प्रोटीन, प्रोटीन रिप्रेजेंट करता है। तो या तो ये ग्लाइकेन जो है ये जो पॉलीसेकेराइड्स है या लिपिड्स के साथ अटैच हो गए, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के जो लिपिड्स है, तो इनको हम नाम देंगे फिर ग्लाइकोलिपिड, ग्लाइको फ्रॉम ग्लाइकेन और लिपिड। अच्छा, ये जो है ये कुछ इंपॉर्टेंट रोल्स अदा करते हैं, जैसे कि सेल सिग्नलिंग में ये रोल अदा करते हैं। सेल सिग्नलिंग, सेल रिकॉग्निशन और रिसेप्टर्स। सेल सिग्नलिंग इन सिंपल वर्ड्स सेल्स कम्युनिकेशन को कहते हैं, जब सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत करते हैं। और सेल रिकॉग्निशन, जब फॉरेन सेल्स आ जाते हैं या फिर अपने सेल्स, इनमें डिफ्रेंशिएशन करना, यह असल में इन रिसेप्टर्स का काम होता है। अच्छा, यहाँ पर देखो इस स्ट्रक्चर में ये जो ग्रीन आपको देख रहे हैं, ये प्रोटीन के साथ, इंटीग्रल प्रोटीन के साथ अटैच है। यहाँ पर एक पॉलीसेकेराइड, एक ग्लाइकेन, तो इस स्ट्रक्चर का नाम क्या हुआ? ग्लाइकोप्रोटीन। और ये जो है ये यहाँ पर एक कार्बोहाइड्रेट है, पॉलीसेकेराइड है, ये मेम्ब्रेन के लिपिड्स के साथ अटैच है, तो इसको हम नाम देंगे ग्लाइकोलिपिड का। अच्छा, ये यहाँ पर मैंने एक सेल ड्रॉ की है। इस सेल की जो ऊपर वाली लेयर है, ये आप सबको पता होगा कि दिस इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। और इसका एक छोटा सा फ्रेगमेंट जो है यहाँ पर मैंने मैग्नीफाई किया है और इसका ये स्ट्रक्चर बन गया है। देखो यहाँ पर क्या है, आप लोगों ने एक मॉडल पढ़ी होगी, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जिसके मुताबिक सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज जस्ट लाइक अ सी ऑफ लिपिड्स इन विच प्रोटीन्स आर फ्लोटिंग। और वो ये भी कहते हैं कि इट इज एक्चुअली अ बाई लेयर ऑफ लिपिड्स, इट इज अ लिपिड बाई लेयर। अब ये लिपिड बाई लेयर का क्या मतलब है? अच्छा, अक्सर स्टूडेंट्स जो है ये लिपिड बाई लेयर को कंफ्यूज करते हैं डबल मेम्ब्रेन्स के साथ। तो ये बात इस तरह है कि ये देखो यहाँ पर ये जो है ये लिपिड्स है, ये इंडिविजुअल, ये फास्फोलिपिड्स है, ये आप लोग अब समझ जाओगे। तो ये जो है ये लिपिड्स है, ये लिपिड्स की एक लेयर हो गई, और ये लिपिड्स की ये नीचे जो है ये दूसरी लेयर हो गई लिपिड्स की, ये ब्लैक में जो मैंने शो किया यहाँ पर। तो दिस आर एक्चुअली टू लेयर्स, सो देयरफॉर इट इज नोन एज अ बाई लेयर। ये जो है अब टू लेयर्स एक मेम्ब्रेन बनाते हैं। ये एक मेम्ब्रेन हो गई होल एज अ होल, और ये एक लेयर ऑफ लिपिड्स, ये दूसरी लेयर ऑफ लिपिड्स, और ये जो है इंटीग्रल प्रोटीन्स, ये पेरिफेरल प्रोटीन्स। तो इस तरह की एक बाइलेयर होती है एक मेम्ब्रेन। अब यहाँ पर देखो अक्सर स्टूडेंट बाइलेयर का नाम सुनकर ऐसी कोई स्ट्रक्चर इमेजिन करते हैं। देखो यहाँ पर ये एक इंडिविजुअल मेम्ब्रेन हो गई, ये एक अलग मेम्ब्रेन है, और ये नीचे वाली एक अलग मेम्ब्रेन है। अगर हम देखें तो ये एज ए होल 4 लेयर्स बन रहे हैं लिपिड्स के। ओके, तो जो डबल मेम्ब्रेन होती है, जो कि ऑर्गेनिल्स में होती है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, वो डबल मेम्ब्रेन असल में इस तरह की एक स्ट्रक्चर होती है। तो 4 लेयर्स की एक ये अलग मेम्ब्रेन हो गई, ये देखो ये ऊपर अलग मेम्ब्रेन, ये नीचे वाली जो है ये अलग मेम्ब्रेन हो गई स्ट्रक्चर। तो आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। यहाँ पर ये जो आपको रेड हेडेड बंदे नजर आ रहे हैं, इनके रेड हेड्स है, ये यहाँ पर ये दिस आर एक्चुअली द फास्फोलिपिड्स। ये फास्फोलिपिड्स है जो अभी हमने डिस्कस किए कंपोजिशन में। और ये जो आपको ये वाली, ये और ये इस तरह से ये रेड वाली, ये सारे जो है प्रोटीन्स है, मेम्ब्रेन प्रोटीन्स। इनमें से जो टोटली और पार्शली मर्ज्ड है दिस आर इंटीग्रल, और ये जो पेरिफेरीज पर है, जो सरफेस के साथ अटैच है, दिस आर पेरिफेरल प्रोटीन्स। अच्छा, ये जो पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं दिस आर फ्रीली फ्लोटिंग। ओके, ये फ्रीली फ्लोट करते हैं, ये फिक्स नहीं होते, जबकि इंटीग्रल प्रोटीन्स जो है ये फिक्स्ड होते हैं।
अच्छा, एक बात और, ये जो मेम्ब्रेन में चैनल्स लगे होते हैं, आप लोगों ने पढ़ा होगा प्रोटीन चैनल्स लगे होते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट, वो भी असल में कौन से प्रोटीन्स होते हैं? इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होते हैं। और यहाँ पर तो ये तो मैंने बता दिया है कि दिस आर एक्चुअली दी पॉलीसेकेराइड्स, जो कि यहाँ पर अटैच्ड होकर या तो ग्लाइकोप्रोटीन बनाएंगे या फिर ग्लाइकोलिपिड बनाएंगे। इसके अलावा यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी होता है, अदर लिपिड्स भी होते हैं, बट वी आर नॉट गोइंग इनटू दोज डिटेल्स नाउ। अब हम थोड़ा ये देखते हैं कि ये जो रेड हेडेड बंदे नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ये किस तरह, मतलब इस तरह से अरेंज होते हैं और ये इस तरह क्यों दिखाई देते हैं? तो स्टूडेंट्स, दिस आर एक्चुअली फास्फोलिपिड्स, जो कि अभी कंपोजिशन में मैंने बताया कि 25% जो है बनाते हैं सेल मेम्ब्रेन को। ये जो फास्फोलिपिड्स है, इनको समझना बहुत ज़रूरी है सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर को समझने के लिए। दिस आर एक्चुअली एम्फीफिलिक लिपिड्स। अब एम्फीफिलिक लिपिड्स का क्या मतलब है? देखो, एम्फीफिलिक कोई भी ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि जिसमें दोनों प्रॉपर्टीज हो, हाइड्रोफिलिक भी हो और हाइड्रोफोबिक भी हो, यानी पोलर नेचर भी हो और नॉन पोलर नेचर भी हो। स्ट्रक्चरली देयर आर टू टाइप्स ऑफ फास्फोलिपिड्स। एक होते हैं ग्लाइसिरोफास्फोलिपिड्स, एक होते हैं स्फिंगोफास्फोलिपिड्स। ग्लाइसिरोफास्फोलिपिड्स वो होते हैं जिनमें ग्लाइसिरोल एज एन अल्कोहल हो, इनकी बैकबोन क्या कौन बनाता है? ग्लाइसिरोल। और स्फिंगोफास्फोलिपिड्स या जिस स्फिंगोलिपिड्स भी कहते हैं, इनमें स्फिंगोसिन होता है एज एन अल्कोहल। ये जो है ये सिर्फ नर्वस टिश्यूज में पाए जाते हैं, अबंडेंट होते हैं वहाँ पर। अगर एज ए होल बॉडी की बात करें तो ये ग्लाइसिरोफास्फोलिपिड्स, दीज आर द मोस्ट अबंडेंट लिपिड्स। तो जनरली हम इनकी कंपोजिशन और स्ट्रक्चर देखते हैं। अब अगर हम इनकी जनरल कंपोजिशन देख लें तो इनमें एक ग्लाइसिरोल बैकबोन होता है, 2 फैटी एसिड टेल्स होते हैं, 1 फास्फेट ग्रुप एंड एन अल्कोहल ग्रुप। ये जो 2 फैटी एसिड टेल्स हैं, ये जो अभी आप लोगों ने स्ट्रक्चर में देखे, वो बंदों के जो पाव आप लोगों को देख रहे थे, दैट वर एक्चुअली दी फैटी एसिड टेल्स, जो कि अंदर की तरफ लाई कर रहे थे। और ये बाकी के जितने भी स्ट्रक्चर्स है, ग्लाइसिरोल बैकबोन, 1 फास्फेट ग्रुप एंड एन अल्कोहल ग्रुप, ये कंबाइंडली मिलकर वो जो रेड हेड आप लोगों को दिख रहा था ना, वो बनाते हैं। सो दिस एक्चुअली फॉर्म दी हेड ऑफ द फास्फोलिपिड्स। यानी एक जनरल जो है कंपोजिशन इनकी यह है, और इनकी स्ट्रक्चर जो है एक हेड और 2 टेल्स पर मुश्तमिल होती है। अब इनमें ग्लाइसिरोल जो है ये क्या है? दिस इज एक्चुअली अ ट्राइओल। ट्राइओल ऐसे अल्कोहल को कहते हैं जिसमें 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स हो। ये देखो यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C3H8O3। अगर हम स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करें तो ये 3 कार्बन हो गए, इसके साथ 3 OH ग्रुप्स और बाकी सारे हाइड्रोजन से अटैच हो गए। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लाइसिरोल। उसके बाद हमने फैटी एसिड्स की भी बात की है, वो भी थोड़ा ओवरव्यू देखते हैं इसकी। फैटी एसिड्स आर एक्चुअली द लॉन्ग चेन एलिफेटिक मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। यानी ये आप लोगों ने कार्बोक्सिलिक एसिड्स तो पढ़े होंगे, ये जो है दिस इज एक्चुअली द कार्बोक्सिल ग्रुप। जिन कंपाउंड्स में ये होता है उनको कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स। अब जो है फैटी एसिड्स ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स है जिसमें सिर्फ ये ग्रुप जो है ये सिर्फ एक पाया जाता हो, और हो भी एलिफेटिक। एलिफेटिक का मतलब क्या है? ओपन चेन, जो कि एरोमेटिक नहीं हो, और होगी भी लॉन्ग चेन। अब इसका क्या मतलब है? ये जो है ये देखो R≡C≡2 एंड OH। दिस ग्रुप R को एक्सक्लूड करके ये बाकी का जो ग्रुप बच जाता है, दिस इज एक्चुअली द कार्बोक्सिल ग्रुप। और ये R जो है ये रेस्ट ऑफ द चेन को रिप्रेजेंट करता है। अब फैटी एसिड्स जो है इनमें ये R जो है ये साइड ग्रुप ये लंबा होता है, लॉन्ग होता है। तो इस वजह से हम कहते हैं कि दिस आर एक्चुअली द लॉन्ग चेन एलिफेटिक एंड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स। ये बात भी शर्त है, ये हमेशा मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स ही होगी, ये सिर्फ एक ही ग्रुप इनमें पाया जाएगा। अगर हम एग्जाम्पल देख ले तो ये जो है इसमें ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आ गई, कार्बोक्सिल ग्रुप, और ये बाकी का जो है R की जगह ये चेन अटैच्ड है, यहाँ पर एक लॉन्ग चेन अटैच्ड है कार्बन्स की। और लास्ट में जो है ये यहाँ पर देखो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन आ रहे हैं। तो इस वजह से हम अगर इस होल स्ट्रक्चर को, ये जो अभी हमने ड्रा की है ये वाली, इसको हम अगर एक जनरल से मॉडल के जरिए रिप्रेजेंट करना चाहे तो हम ये बाकी सारे की जगह एक लाइन लगाए और ये लास्ट वाला जो कार्बन है ये इस तरह CH3 यहाँ पर लिखे।
ये इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज बाद में जो है आप लोगों को आसानी होगी कि सेल मेम्ब्रेन में उस तरह की स्ट्रक्चर क्यों ड्रा की होती है। और ये जो फास्फोरिक एसिड था जिसको हम फास्फेट ग्रुप भी कहते हैं, H3PO4 इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है और ये स्ट्रक्चरल फार्मूला है इसका। 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप से एक ऑक्सीजन के साथ अटैच है, डबल बॉन्डेड। और लास्ट में हमने अल्कोहल ग्रुप की बात की। वो कौन सी ग्रुप होती है? एक्चुअली में ये एक नाइट्रोजन कंटेनिंग अल्कोहल होती है। ग्लाइसिरोल के अलावा, एक तो हमने ग्लाइसिरोल की बात की, उसके अलावा यह एक अल्कोहल ग्रुप होता है जो कि इस फास्फेट के साथ अटैच होता है, हम देख लेंगे आगे। इनके एग्जांपल्स जो है ये है सेरीन, कोलिन और इथानोलामीन। ये अल्कोहल ग्रुप्स जो है पाए जाते हैं। अब देखो यहाँ पर ये एक जो है एक फास्फोलिपिड जो है इसका एक मॉलिक्यूल जो है हमने यहाँ पर उठाया है और ये हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह होता है। देखो ये इसकी हो गई हेड, ये उसके 2 टेल्स हो गए जो कि अभी हमने डिस्कस किए थे। ये टेल्स किसके हैं? फैटी एसिड्स के हैं। और इनकी जो हेड थी हमने ये भी बताया, ये भी मैंने बताया था कि ये जो है फास्फोरिक एसिड और अल्कोहल से मिलकर बनती है। एक फास्फोरिक एसिड था, एक ग्लाइसिरोल अल्कोहल था और वो साइड वाला अल्कोहल ग्रुप भी था जो कि यूजुअली सेरीन, कोलिन और इथानोलामीन होती है। अच्छा, अब ये जो है ये किस तरह बनती है? देखो फास्फोरिक एसिड का भी ये पर मैंने स्ट्रक्चर ड्रा किया है। ये किस तरह बनती है देखते हैं। ग्लाइसिरोल जो कि अभी मैंने बताया, ये 3 कार्बन्स हो गए, ये इसके साथ 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अटैच्ड हैं। और ये जो नीचे मैंने ड्रा किया है देखो C डबल बॉन्डेड टू O एंड OH, यहाँ पर ये लॉन्ग चेन है, इसके टेल्स है। दिस आर एक्चुअली द फैटी एसिड्स जो कि अभी हमने देखा। अब यहाँ पर क्या होता है देखो, यहाँ पर एक रिएक्शन हो जाता है, कंडेंसेशन रिएक्शन। ये जो ग्लाइसिरोल का एक हाइड्रोजन एटम है, ये इस फैटी एसिड के हाइड्रोक्सिल ग्रुप से ये OH ग्रुप जो है इसके साथ मिलकर एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करता है। देखो एक H यहाँ से आ रही है, एक H यहाँ से, तो H2 और एक ऑक्सीजन भी है तो H2O। एक वाटर यहाँ से निकल जाती है और एक वाटर की मॉलिक्यूल यहाँ से निकल जाती है, तो ओवरऑल 2 H2O मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल जाते हैं और ये फैटी एसिड जो है ये इनके साथ अटैच्ड हो जाते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पर ये ग्लाइसिरोल है, इसके साथ ये ग्लाइसिरोल से एक ऑक्सीजन हाइड्रोजन निकल गया था, ऑक्सीजन यहाँ पर सिर्फ रह गया था, तो ये ग्लाइसिरोल की कार्बन ऑक्सीजन है ये नीचे फैटी एसिड टेल्स के साथ मिल गई है। अब देखो यहाँ पर 2 फैटी एसिड टेल्स यहाँ पर आ गए हैं और एक OH ग्लाइसिरोल के पास रह गया था, ये देखो ऊपर। तो ये OH क्या करता है, ये वो ऊपर जो हमने फास्फोरिक एसिड की बात की थी उसके OH के साथ रिएक्शन करता है और इसकी हाइड्रोजन इसके OH के साथ मिलकर एक और वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज करता है। तो ये फास्फोरिक एसिड जो है ये ग्लाइसिरोल के साथ इस कार्बन पर आके मिलता है। तो फाइनल स्ट्रक्चर हमारे पास कुछ इस तरह बन जाता है। देखो ये हमारे पास फैटी एसिड टेल्स थे, ये ग्लाइसिरोल के साथ मिल गए और ऊपर से फास्फोरिक एसिड इस कार्बन पर मिल गया। अब इस फास्फोरिक एसिड के पास जो है OH रह गया था, यहाँ पर देखो ये OH जो है ये फिर किसी अल्कोहल ग्रुप के साथ कंडेंसेशन करके यहाँ पर अल्कोहल ग्रुप को अटैच करती है। अल्कोहल ग्रुप्स जो हमने अभी डिस्कस किए, सेरीन, कोलिन, इथानोलामीन, ये जो है एटसेट्रा, इनके एग्जांपल्स है। अब यहाँ पर देखो ये जो एज अ होल ये जितनी भी स्ट्रक्चर बन रही है, ये देखो ये जिसमें अल्कोहल ग्रुप, फॉस्फेट ग्रुप और ये जो ग्लाइसिरोल है ये आ रही है। दिस फॉर्म्स द हेड ऑफ द फॉस्फोलिपिड्स। और ये जो नीचे टेल्स आ रहे हैं फैटी एसिड्स के लॉन्ग चेन्स, दिस फॉर्म्स दिस टेल्स। अब आप लोग को समझ आ गई होगी कि सेल मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर में हम ये रेड हेडेड बंदे क्यों ड्रा करते हैं। तो स्टूडेंट, दिस वाज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ अ टिपिकल सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आई होप कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। मेरी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहे, कामयाबियाँ मुकद्दर हो और इल्म के फैलाने के इस सफ़र में हमारा साथ दे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।